2 दिन हैं जब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वैसे जरूरी नहीं कि उन दिनों में मौसम ऐसा ही बुरा रहेगा जैसा 28, 29 और 30 जून को था। मौसम ऐसा न रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ही रहा तो इस तो से जुड़ी है बहुत सी जिंदगियों की सुरक्षा, लाखों उन कर्मचारियों की सुरक्षा जो इस चुनाव को संपन्न कराएंगे, उन उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की जिंदगी की सुरक्षा जिन्हें चुनाव प्रचार करना होगा, और उन तमाम लोगों की जिंदगी की सुरक्षा जिन्हें वोट डालने के लिए हर हाल में गांव लाया जाएगा या जो खुद चलकर गांव आएंगे। इस वीडियो में हम मानसून की भयावहता की बात करेंगे आंकड़ों के साथ, और सरकार की जिद पर भी बात होगी कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इससे आपको कुछ काम की सूचनाएं जरूर मिलेंगी और मेरी तो मदद होगी ही। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कई सालों में ही सही, लेकिन इस चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब्सक्राइबर की यह संख्या बढ़ने का मतलब है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे बेशक न हो, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं होते और आप मेरी मेहनत का बखूबी आकलन कर रहे हैं। चलो विषय पर आते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मसला कुछ दिन की हाई कोर्ट की नानुकुर के बाद अब हाई कोर्ट से हरी झंडी के साथ फाइनल हो गया है। याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, जिसकी की ज्यादा संभावना है, तो सीधा सा मतलब ये होगा कि भारी बारिश के दौर में भीषण आपदा वाले उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपसे एक सवाल है मेरा, हाल के दिनों में हमने जो तबाही देखी, इस तबाही को देखते हुए क्या ऐसे मौसम में चुनाव करवाना उचित है? मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इस दौरान यदि मौसम ठीक रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मौसम ठीक नहीं रहा तो आप जानते हैं यह कितने लोगों की जान जोखिम में डालने वाला कदम साबित होगा। जानकारों के अनुसार इस चुनाव को संपन्न कराने में राज्य सरकार के 1 से 1.25 लाख के करीब कर्मचारी काम पर लगाए जाएंगे, ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। उन्हें दूर दराज के पहाड़ी गांवों में भी जाना होगा। बरसात के सीजन में अक्सर कई गांवों के आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे गांवों के लोग बरसात शुरू होने से पहले ही पूरे सीजन का राशन और दूसरा जरूरी सामान जमा करके घरों में रख लेते हैं। ऐसे गांवों में मतदान करवाने के लिए कर्मचारी कैसे पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचेंगे? चलिए एक ऐसे गांव में ले चलता हूं मैं आपको। इस गांव का नाम है चुकुम। नैनीताल जिले में रामनगर से कुछ दूर कोसी नदी के किनारे बसा है ये गांव। इस गांव में जाना हो तो या तो हिंसक जंगली जानवरों की भरमार वाले घनघोर जंगल से कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना होगा, या फिर कोसी पार करनी होगी। अक्टूबर 2021 की आपदा के बाद मैं इस गांव गया था। राफ्ट से कोसी पार करनी पड़ी थी। इस गांव के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं जरा इस बच्ची से सुनिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? निशा। निशा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12वीं में। कहाँ पे? मोहान। मोहान में। तो यहाँ तो नदी में हमेशा पानी रहता है, तो कैसे जाते हो तुम? नदी पार करते हैं। नदी तैर के पार करते हैं। तो कहाँ तक कितना पानी रहता है नदी में? आम गर्मियों में जैसे तुम जा रहे हो इतना कमर तक पानी रहता है, तो फिर जाते हुए कपड़े गीले हो जाते हैं। हाँ। फिर क्या करते हो बेटा? झेड़ी में चेंज करते हैं, झाड़ियों में जाके चेंज करना कपड़े, और फिर सुखाने स्कूल जाके। हाँ। चुकुम जैसे दर्जनों गांव हैं उत्तराखंड में जहां बरसात के सीजन में पहुंचना आसान नहीं होता। जिन गांवों में सड़कें हैं, गाड़ियां जा सकती हैं, उनमें पहुंचना भी बरसात के सीजन में अक्सर आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर गांव की सड़कें बरसात में टूट जाती हैं, कई जगह पुल बह जाते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पुल बह जाने के कारण किस तरह 2 युवकों को पीसीएस का एग्जाम देने के लिए उफनता गदेरा पार करना पड़ा था, जान जोखिम में डालकर।
ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के सामने कितनी समस्याएं आने वाली हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को भी ऐसी ही स्थिति से जूझना पड़ेगा। ग्राम पंचायत वाले उम्मीदवार तो चलो अपने ही गांव तक सीमित रहते, उन्हें अपने ही गांव में वोट मांगनी होती है, लेकिन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे लोगों को कई गांवों में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। पहाड़ों में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्ड कई किलोमीटर तक फैले होते हैं। अक्सर एक गांव से दूसरे गांव जाना बरसात के सीजन में आसान काम नहीं होता। पंचायत चुनावों के एक एक वोट महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को या दिल्ली देहरादून में रहने वालों को भी वोट डालने के लिए लाया जाता है या लोग खुद आते हैं अपने आदमी को जिताने के लिए। ऐसे वोटर्स की जान भी इन चुनावों में जोखिम में पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकारी अमला चुनाव में व्यस्त रहेगा और इसी दौरान कोई आपदा जैसी स्थिति बन जाए तो ऐसे में राहत और बचाव अभियान कौन संभालेगा। हमने लोकसभा चुनाव में देखा है कि कर्मचारी चुनाव में थे और जंगलों में आग लगी हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि जब जंगलों में आग लगी थी तो वन विभाग के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों भेजा गया। हम अब भी उम्मीद करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट चुनाव की इजाजत दे देता है तो भी धाकड़ धामी इन तिथियों पर जरूर पुनर्विचार करेंगे। वैसे भी जब पंचायत चुनाव 6 महीने लेट हो ही रहे हैं तो 1-2 महीने और चले जाएं पीछे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बशर्ते कि धामी साहब अपनी जिद को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बना दे। उनकी आदत इसी तरह की है। चुनाव टालने क्यों जरूरी है, इसका जवाब जून महीने में हुई उत्तराखंड में तबाही में छिपा हुआ है। इस वीडियो के थंबनेल में मैंने हत्यारा जून लिखा है, लेकिन वास्तव में हत्यारा जून नहीं, हत्यारी तो हमारी व्यवस्था है, हत्यारा हमारी सरकार का कुप्रबंधन है। एसडीसी फाउंडेशन ने जून में हुई तबाही के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार इस साल जून के महीने में उत्तराखंड में आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 65 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल जून में यह संख्या 32 थी, यानी कि पिछले जून के मुकाबले इस जून में 2 गुने लोगों की मौत हुई है। जिन 65 लोगों की मौत हुई उनमें 45 सड़क दुर्घटनाओं में और 20 प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए। इनमें 15 जून को केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मरे लोगों की संख्या भी जोड़ दें तो यह संख्या 72 हो जाएगी। एसडीसी फाउंडेशन के अनूप नौटियाल ने भी इन प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई में न करवाने की मांग की है। इस बीच उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। कल सुबह से आज सुबह तक हुई बारिश के आंकड़े देखें तो देहरादून के हाथी बड़कल्ला में सबसे ज्यादा 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। दूसरा स्थान उत्तरकाशी के बड़कोट का रहा, जहां 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। देहरादून के सहस्त्रधारा में फिर से 111 मिलीमीटर बारिश हुई और पौड़ी के लैंसडाउन में 101 मिलीमीटर। राज्य में अन्य सभी जगहों पर 100 मिलीमीटर से कम बारिश दर्ज की गई। इसे बहुत ज्यादा बारिश नहीं कहा जा सकता। बावजूद इसके हादसों और भूस्खलन का दौर जारी है। गंगा यमुना सहित सभी नदियों की जो उत्तराखंड से बहती हैं उनका जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। सड़कों पर फिसलन के कारण टिहरी में एक कार खाई में गिरी और चमोली में एक बोलेरो सड़क पर पलट गई। हालांकि दोनों हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ, ये एक संतोष की बात है। 24 घंटे की रोक के बाद चारधाम यात्रा आज सुबह खोल दी गई। अब यात्रा रोकने या जारी रखने की जिम्मेदारी जिलों के डीएम पर छोड़ दी गई है। यानी कि यदि कहीं कोई बात हो जाती है तो जिम्मेदारी उस जिले के डीएम की होगी, कमिश्नर की नहीं होगी। सरकार की जिम्मेदारी का तो खैर बीजेपी के राज में कोई मतलब कहीं बनता ही नहीं है। यात्रा खुल गई है, लेकिन चारों धामों के रास्ते बेहद जोखिम भरे हैं। बद्रीनाथ मार्ग कुछ जगहों पर खोल दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग की भी यही स्थिति है, कहीं बंद है कहीं खुले हैं। केदारनाथ मार्ग सोनप्रयाग के पास मुनकटिया में बेहद खतरनाक हो गया है। यहां सुरक्षा बलों की देखरेख में यात्रियों को स्लाइडिंग जोन पार करवाया जा रहा है।
अब बात बोलेगी पोल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले मेरा अनुरोध, मेरी अपील आपसे, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना प्लीज। मैं आपसे मेरा फेसबुक पेज और बात बोलेगी .com देखने की भी गुजारिश करूंगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे और इसी तरह के वीडियो बनते रहें, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। आर्थिक सहयोग देने के लिए मैं नैनराम जी, नवीन ढोंडाल जी और कुलदीप उनियाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। किसी ने सुपर थैंक्स के जरिए मुझे सहयोग राशि भेजी है, मैं उनका नाम केवल NB ही पढ़ पा रहा हूं। आप जो भी हैं सर या मैडम हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।